हेलो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने लास्ट टाइम आइसोमेरिज्म कंप्लीट किया था। मैंने आपको स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म कंप्लीट करवाया था। स्टीरियो आइसोमेरिज्म हम नेक्स्ट जो आपका चैप्टर है हाइड्रोकार्बन वाला, हम उसमें करेंगे। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फंडामेंटल कॉन्सेप्ट्स इन ऑर्गेनिक रिएक्शन मैकेनिज्म। हम यहाँ पर अब रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे और रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए जो इम्पोर्टेंट छोटी छोटी टर्मिनोलॉजीज है उसको हम क्लियर करेंगे। अब सबसे पहले तो हम ये बात करें कि रिएक्शन मैकेनिज्म क्या होता है। तो एक्चुअली कोई भी रिएक्शन यदि है तो जब हम उसके रिएक्टेंट से लेकर के उसके एंड प्रोडक्ट तक यदि उसका पूरा पाथवे देखते हैं कि उसमें बीच में कौन कौन सी रिएक्टिव स्पीशीज़ बनी है, कैसे उसमें बॉन्ड ब्रेकिंग हुआ है, कैसे उसमें बॉन्ड मेकिंग हुआ है, किस तरीके से नया प्रोडक्ट फॉर्मेशन हुआ है, तो उसको हम बोलते हैं रिएक्शन मैकेनिज्म। मतलब कि अ सिक्वेंशियल account of each step describing details of electron movement, energetics during bond cleavage and bond formation, and the rate of the transformation of reactant into the product. It means kinetic is referred to as reaction mechanism. इसलिए मैं उसमें हम सारी चीज़ें देखते हैं कि भाई उसमें हर स्टेप में कैसे इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट हुआ है, कैसे बॉन्ड पुराना टूट रहा है, नया बन रहा है, जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या है, सारी चीज़ों की स्टडी हम रिएक्शन मैकेनिज्म में करते हैं। उसके लिए हम सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फ्यूजन ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड से, कि जब भी कोई बॉन्ड ब्रेक होता है, कोवेलेंट बॉन्ड यदि वो है तो वो कैसे क्लीवेज होता है। तो एक्चुअली दो टाइप का क्लीवेज होता है, एक होता है हेट्रोलाइटिक क्लीवेज और एक होता है होमोलाइटिक क्लीवेज। मतलब हेट्रोलाइटिक और होमोलाइटिक में डिफरेंस क्या है, तो जब कार्बन कार्बन के बीच का इस तरीके से बॉन्ड टूटता है तो क्योंकि ये प्योर कोवेलेंट बॉन्ड है, बीच में से ब्रेकअप होगा, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की शेयरिंग थी वो एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों कार्बन अपना अपना वापस लेकर के एक रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट करेंगे, इज कॉल्ड फ्री रेडिकल। तो इसके ऊपर क्या होगा, फ्री रेडिकल का इस तरीके से चार्ज होगा हैविंग द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलेंगे फ्री रेडिकल। और ये किसके थ्रू बनता है, बाय द होमोलाइटिक फ्यूजन ऑफ द कोवेलेंट बॉन्ड। अब यदि मान लो हेट्रोलाइटिक फ्यूजन हो रहा है तो डेफिनेटली दो केस हो सकते हैं, या तो कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो भी बॉन्ड जिससे मतलब बना था कोवेलेंट बॉन्ड उससे या तो कम होगी या उससे ज़्यादा होगी। यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है तो क्या होगा, बॉन्ड क्लीवेज इस टाइप से होगा कि कार्बन के ऊपर आएगा पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पूरा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन किसने ले लिया है, इस एक्स ने ले लिया, तो उससे कार्बोकेटायन रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट होगी। और यदि कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हुई तो कार्बो एनायन फॉर्मेशन यहाँ पर होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर हमें तीन रिएक्टिव स्पीशीज देखने मिल रही है, फ्री रेडिकल, कार्बोकेटायन और कार्बो एनायन। तो इस तरीके से हमें यहाँ पर ये स्पीशीज देखने मिल रही है। अब सबसे पहले हम ये देख लें कि मिथाइल का जो चार्ज, मतलब मिथाइल का जो रिएक्टिव स्पीशीज बन रही है और इथाइल की जो रिएक्टिव स्पीशीज बन रही है, ऐसे ही आइसोप्रोपाइल की और नियोब्यूटाइल की जो रिएक्टिव स्पीशीज बन रही हैं यहाँ पर। तो एक्चुअली जो मिथाइल होता है वो मिथाइल का मतलब रिएक्टिव स्पीशीज है, और जिसमें हम सिंपल इथाइल का बोलेंगे तो उसको हम प्राइमरी बोलेंगे। प्राइमरी मतलब यदि वो कार्बोकेटायन है तो उसको प्राइमरी बोलेंगे, कार्बोकेटायन। और यदि वो कार्बो एनायन है तो हम उसको 1 डिग्री का कार्बो एनायन बोलेंगे। 1 डिग्री यानी प्राइमरी, 2 डिग्री यानी सेकेंडरी और 3 डिग्री यानी टर्शरी होगा। प्राइमरी हम किसको बोलेंगे, इस तरीके से रिएक्टिव स्पीशीज जिसके ऊपर 2 हाइड्रोजन और 1 अल्काइल रेडिकल लगा हो तो उसको हम प्राइमरी यानी 1 डिग्री बोलेंगे। जिसके ऊपर 2 अल्काइल ग्रुप्स लगे हों और उससे 1 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ हो उसको हम सेकेंडरी यानी आइसो जिस तरीके से हम बोल रहे थे वो बोलेंगे। और जहाँ पर एक भी हाइड्रोजन नहीं लगा हो, तीनों तरफ से अल्काइल ग्रुप्स हैं और उसके ऊपर चार्ज लगा है तो उसको हम कार्बोकेटायन बोलेंगे, 3 डिग्री का यानी टर्शरी वाला। तो इस तरीके से अब यहाँ पर हम जो अभी रिएक्टिव स्पीशीज देख रहे हैं, इस रिएक्टिव स्पीशीज में इनका हमें स्टेबिलिटी ऑर्डर और इनका एनर्जी ऑर्डर देखना है।
तो जो हम अभी ऑर्डर यहाँ फॉलो करेंगे इट विल बी कॉमन फॉर फ्री रेडिकल एंड कार्बोकेटाइन। तो यदि हम कार्बोकेटाइन की बात करेंगे तो पॉजिटिव चार्ज वहाँ लग जाएगा, और यदि हम फ्री रेडिकल की बात करेंगे तो इस तरीके से वहाँ पर एक डॉट लगाएंगे हम। लेकिन कंसेप्ट दोनों में ही एक ही चलेगा, किसमें, कार्बोकेटाइन और फ्री रेडिकल में। तो सबसे पहले हम बात करें मिथाइल फ्री रेडिकल की। तो एक्चुअली ये जो यहाँ पर फ्री रेडिकल या जो भी पॉजिटिव चार्ज है, ये चार्ज क्या होता है, ये जितनी ज़्यादा देर रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में इंगेज रहेगा, इट मीन्स कि ये जितनी ज़्यादा देर डीलोकलाइज रहेगा, जितनी ज़्यादा देर घूमता रहेगा, उतनी ही ज़्यादा देर ये चार्ज क्या होगा, मतलब उतना स्टेबलाइज होगा और स्टेबिलिटी उसकी उतनी ज़्यादा होगी। तो उस वजह से यहाँ पर यदि हम देखें तो इस कार्बन के पास में यदि चार्ज है फ्री रेडिकल का या पॉजिटिव चार्ज, तो वो क्या हो रहा है, इसी कार्बन पर अटैच्ड है, मतलब जनरेट होगा और तुरंत ही ये प्रोडक्ट बना करके अपना मतलब फ्री हो जाएगा। ये मतलब रिएक्शन में ख़त्म, जैसे ही जनरेट होगा वैसे ही ख़त्म हो जाएगा। यहाँ इसकी स्टेबिलिटी कैसी है, लगभग नील के समान है। यदि हम इसकी बजाय कंपेरेटिवली यदि 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन या फ्री रेडिकल देखते हैं तो यहाँ पर क्या होगा, इसको डिस्पर्स होने के लिए कितना कार्बन प्रेजेंट है, यहाँ पर दूसरा कार्बन भी है, मतलब पॉजिटिव चार्ज पहले जनरेट होगा तो इस पर रहेगा, फिर इस पे जाएगा और फिर वापस इसके ऊपर आएगा। तो उसमें क्या हो रहा है, यहाँ पर इसको थोड़ी सी देर स्टेबिलिटी मिल रही है। यदि हम इसके कंपेरेटिवली इसकी स्टेबिलिटी देखें तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज यहाँ जनरेट होगा, फिर इसके ऊपर पूरा घूमेगा, फिर इसके ऊपर पूरा घूमेगा और फिर इसके ऊपर वापस से आएगा। तो यहाँ पर स्टेबिलिटी इससे भी ज़्यादा मिल रही है, और सबसे ज़्यादा स्टेबिलिटी हमें 3 डिग्री के केस में मिलेगी, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज पहले इस कार्बन पे घूमेगा, मिथाइल रेडिकल पर, मिथाइल ग्रुप पर, फिर इस मिथाइल ग्रुप पर घूमेगा और फिर इस मिथाइल ग्रुप पर घूमेगा। तो इस तरीके से ये पॉजिटिव चार्ज क्या हो रहा है, ज़्यादा देर स्टेबलाइज हो रहा है। तो यदि हम देखें कि इनका स्टेबिलिटी ऑर्डर, तो सबसे ज़्यादा स्टेबल आपको फ्री रेडिकल और कार्बोकेटाइन के केस में 3 डिग्री मिलेगा, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री, उससे कम मिथाइल का फ्री रेडिकल मिलेगा। ऐसे ही यदि हम फ्री रेडिकल या कार्बोकेटाइन दोनों एक ही चीज़ है, मतलब दोनों के लिए ऑर्डर एक ही चलेगा। अब यदि हम इसके कंपेरेटिवली कार्बो एनायन की बात करें तो यहाँ पर कंसेप्ट दूसरा लगता है। एक्चुअली जो ये मिथाइल का जो ग्रुप होता है, इसका नेचर होता है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट डालना, मतलब ये जहाँ पर भी है वो क्या करेगा, अपनी तरफ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी पड़ोस वाले कार्बन की तरफ शिफ्ट करता रहता है। उस वजह से क्या होता है कि जो पड़ोसी कार्बन है, इससे अटैच्ड जो पड़ोसी कार्बन है, उसके ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी वजह से बढ़ेगी, इस मिथाइल रेडिकल की वजह से। तो उस वजह से यहाँ पर एक मिथाइल रेडिकल है तो ये क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसके ऊपर बढ़ाएगा, तो यहाँ पर ये जल्दी से मतलब अपने आप को फ्री करेगा और प्रोडक्ट बना लेगा। यहाँ देखा जाए तो यहाँ तो दो दो ग्रुप बैठे हैं इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाने के लिए इस कार्बन के ऊपर, तो इस कार्बन के ऊपर तो ऑलरेडी नेगेटिव चार्ज है, और ये दोनों भी यदि यहाँ से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इसकी तरफ बढ़ा देंगे तो ये और ज़्यादा अनस्टेबलाइज हो जाएगा। और यहाँ देखा जाए तो 3 अल्काइल ग्रुप्स हैं, तीनों अल्काइल ग्रुप का इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग इफेक्ट इतना ज़्यादा मतलब इंक्रीज हो जाएगा कि ये जैसी जनरेट होगा वैसे ही खत्म हो जाएगा। तो इस तरीके से यहाँ पर स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा मिलेगी आपको, सबसे ज़्यादा इसकी, फिर उससे कम इसकी, उससे कम इसकी और सबसे कम इसकी। तो इस तरीके से हमें इनके स्टेबिलिटी ऑर्डर देखना है। 3 डिग्री सबसे ज़्यादा स्टेबल फ्री रेडिकल के केस में, उससे कम 2 डिग्री, उससे कम 1 डिग्री और इससे कम हमें मिथाइल का फ्री रेडिकल मिलेगा। ऐसा ही ऑर्डर हमें यहाँ पर भी कार्बोकेटाइन के केस में भी देखने मिलेगा। ठीक है, ये वाला। अब यदि हम कार्बो एनायन की बात करें तो अभी अभी हमने देखा कि 1 डिग्री जो है वो ज़्यादा स्टेबलाइज है बजाय कि 2 डिग्री के, और 3 डिग्री वाला सबसे कम स्टेबलाइज है। तो इस तरीके से स्टेबिलिटी ऑर्डर कार्बो एनायन के केस में क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा। तो इस तरीके से ये कुछ रिएक्टिव स्पीशीज़ हैं जो हमें रिएक्शन के बीच में जनरेट होती हैं और मिलती हैं। इस तरीके से
ये पूरा डिस्क्रिप्शन यहाँ पर दे करके रखा हुआ है होमोलाइटिक हेटेरोलाइटिक फ्यूजन के थ्रू जो जनरेट होते हैं। कुछ यहाँ पर हमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच प्रोसीड बाय होमोलाइटिक फ्यूजन, उससे हमें फ्री रेडिकल मिलेगा, और होमोपोलर या नॉन पोलर से फ्री रेडिकल मिलेगा। अब कुछ स्पीशीज हमें न्यूक्लियोफाइल और इलेक्ट्रोफाइल के फॉर्म में मिलती है। ये क्यों मिलती है कि यदि मान लो कोई भी ग्रुप या ग्रुप ऑफ एटम ऐसा है जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है या हैविंग एन इलेक्ट्रॉन पेयर, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन पेयर उसके पास में, तो उसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलते हैं। मतलब कि ऐसी स्पीशीज जिनके पास में क्या है, या तो नेगेटिव चार्ज है या उसके पास पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, जिसको हम इलेक्ट्रॉन रिच कंपाउंड जिनको हम बोलते हैं, तो उनको हम क्या बोल सकते हैं, न्यूक्लियोफाइल्स बोल सकते हैं। ये भी हमारे रिएक्शन के बीच में मतलब जनरेट होते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। और उसके अपोजिट यदि या तो उनके ऊपर एटम या ग्रुप ऑफ एटम जिसके ऊपर या तो पॉजिटिव चार्ज है या वो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हैं, तो दे एक्ट एज ए इलेक्ट्रोफाइल, उनको हम इलेक्ट्रोफाइल्स बोलते हैं या इलेक्ट्रोफिलिक ग्रुप बोलते हैं। तो इस तरीके से हमें इलेक्ट्रोफाइल्स और न्यूक्लियोफाइल्स यहाँ पर हमें देखने को मिलेंगे रिएक्शन मैकेनिज्म के बीच में। यहाँ देखिए, यहाँ इस तरीके से यहाँ पर हमें जैसे मान लो यदि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का चेंज है तो किस तरीके से हमें बॉन्ड फ्यूजन मिलेगा, ये हमें कर्व्ड एरो के थ्रू यहाँ पर नोटेशन करके बताया है। तो इन्होंने बोला है यूजिंग द कर्व्ड एरो नोटेशन शो द फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स व्हेन द फॉलोइंग इक्विवेलेंट बॉन्ड अंडरगो हेट्रोलाइटिक क्लीवेज। अब यहाँ पर हेट्रोलाइटिक क्लीवेज हो रहा है। अब आपको यहाँ पर ये बताना है कि जब बॉन्ड जो यहाँ पर शो हो रहा है, ये जब क्लीव्ड करेगा, मतलब जब ये फ्यूजन करेगा, तो किस तरह की रिएक्टिव स्पीशीज जनरेट होंगी। याद रखिएगा, जिसमें कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है वहां पर हमें कार्बोकेटायन मिलेंगे, जहां कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है वहां पर हमें कार्बो एनाइंस मिलेंगे। तो देखिए यहाँ पर यदि फर्स्ट एग्जाम्पल की मैं बात करूँ ये वाले की, तो डेफिनेटली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सल्फर से कम है। इस वजह से जो ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ये पूरा का पूरा किस पर शिफ्ट हो जाएगा, सल्फर के ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। उस वजह से सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज और कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, यानी मिथाइल का कार्बोकेटाइन यहाँ पर फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यदि हम दूसरे केस की बात करते हैं तो यहाँ पर ये कार्बन है और यहाँ पर ये साइनाइड ग्रुप है बेटा, ये कार्बन नहीं है, ये साइनाइड ग्रुप है। और साइनाइड ग्रुप की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कैसी होती है, ज़्यादा होती है। उस वजह से ये जब भी बॉन्ड टूटेगा तो इसका भी क्या होगा, कार्बोकेटाइन ही जनरेट होगा रिएक्टिव स्पीशीज। और यहाँ पर कॉपर जो है ये ऐसी स्पीशीज है जो मतलब मेटल है, मेटल तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करती है, उस वजह से ये खुद केटाइन के फॉर्म में आएगी और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज यानी कार्बो एनायन जनरेट होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर कुछ स्पीशीज इन्होंने दी है, आपको ये बताना है कि इसमें से कौन कौन इलेक्ट्रोफाइल और कौन कौन न्यूक्लियोफाइल है। तो जैसे यदि हम बात करें HS की, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल है क्योंकि हैविंग द नेगेटिव चार्ज ऑन देयर, और उसके अलावा C2H5O नेगेटिव, इसके ऊपर भी नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसको हम न्यूक्लियोफाइल बोलेंगे। और फिर यहाँ पर CH3 होल थ्राइस N है, यहाँ पर ये टर्शरी अमाइन है, तो ये भी क्या होगा, क्योंकि हैविंग पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, एक्स्ट्रा पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इसके पास में है, तो ये एक न्यूक्लियोफाइल होगा। और इसके अलावा जो इमीन ग्रुप होता है NH2 1 नेगेटिव चार्ज, ये भी क्या होगा, यहाँ पर एक न्यूक्लियोफाइल की तरह जैसे एक्ट करेगा। और इलेक्ट्रोफाइल्स कौन कौन से होंगे, इलेक्ट्रोफाइल्स होंगे इसमें से CH3CHO, ये एक इलेक्ट्रोफाइल के जैसा बिहेव करेगा। सॉरी ये वाला नहीं, ऊपर वाला है हमारा BF3 यहाँ पर इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। इसके अलावा Cl1 पॉजिटिव जो है वो भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा क्योंकि इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। ऐसे ही यहाँ पर ये कार्बोकेटाइन, ये यहाँ पर भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। NO2 पॉजिटिव, ये भी इलेक्ट्रोफाइल के जैसे एक्ट करेगा। तो इस तरीके से यहाँ पर कुछ स्पीशीज हमने देखी जो इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल्स मतलब जनरेट करती हैं और वहाँ पर हमें पहचानने के लिए आता है। इसके बाद में आपको यहाँ पर
मूवमेंट ऑफ एरो नोटेशन से आपको बताना है कि मतलब यदि कोई रिएक्शन मैकेनिज्म हो रहा है तो किस तरीके से वहाँ पर एरो बताएंगे। जैसे इन्होंने बताया यहाँ पर शिफ्टिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पर इन्होंने शिफ्ट किया है। तो जैसे मान लो यदि ये वाला इलेक्ट्रॉन पेयर उठ करके इधर आ रहा है तो आपको ऐसा नोटेशन शो करना है, स्टार्ट करना है यहाँ से और एंड करना है इधर। आफ्टर रिएक्शन क्या होगा, ये डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड इधर रह जाएगा। तो इस तरीके से फ्रॉम पाई बॉन्ड टू एडजेसेंट बॉन्ड पोजीशन, ये पाई बॉन्ड किधर शिफ्ट हुआ है, एडजेसेंट पर शिफ्ट हुआ है। तो इसको हम इस तरीके से एरो से बताएंगे। यदि मान लो ये वाई के ऊपर आता है, फ्रॉम पाई बॉन्ड टू द एडजेसेंट एटम के ऊपर आता है, बॉन्ड पोजीशन पर आएगा तो ऐसे करेंगे, एटम के ऊपर आएगा तो क्या होगा, यहाँ से एरो इस वाई के ऊपर जाएगा। और यदि मान लो वाई से बॉन्ड पोजीशन पर जा रहा है तो फ्रॉम द एटम टू द बॉन्ड पोजीशन, इस तरीके से आप उसको शो करेंगे। तो ये एग्जाम में आ सकता है इस तरीके से। यदि आपको उन्होंने बॉन्ड नोटेशन आए हैं एग्जाम में तो हो सकता है ऐसे वो नोटेशन करके दे देंगे और पूछेंगे कि इसकी आप पोजीशन लिखिए, या इस तरीके से वो स्टेटमेंट दे देंगे और बोलेंगे इसका बॉन्ड एरो से आप नोटेशन बनाइए। इस तरीके से भी पूछ सकते हैं। ये देखिए यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड एरो से इन्होंने शो करके बताया है। इसके बाद में इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट हमें यहाँ पर कुछ देखना है। इलेक्ट्रॉन डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट से मतलब है कि जब इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होता है, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का, तो कौन कौन से इफेक्ट्स अराइज होते हैं। जैसे इंडक्टिव इफेक्ट है, रेजोनेंस इफेक्ट है, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है। तो ये हम समय यहाँ पर सारे एग्जाम्पल के साथ में देखना है। ये अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे और ये आपका चैप्टर अब नेक्स्ट लेक्चर में खत्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो टॉपिक है ये सीबीएसई के लिए यहाँ से ओमिटेड टॉपिक है। एमपी बोर्ड के लिए मैं आपको स्पेशल इनके लिए एक लेक्चर आपको प्रोवाइड करूँगी जिसमें ये सारी जो टेक्निक्स हैं प्यूरिफिकेशन की वो मैं वहाँ पर डायग्राम के साथ आपको एक्सप्लेन करूँगी और आपको ये प्रिपेयर करना है। एमपी बोर्ड के बच्चों को, सीबीएसई के बच्चों को यहाँ से टॉपिक ओमिटेड है।